तो आज के इस वीडियो में मैं आखिरी सच के एपिसोड 3, 4 एंड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 1 एंड 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 3 में जयंत अमन को बताता है कि अंशिका उसकी बीवी थी, जिसे सुनकर अमन दंग रह जाता है। अमन जानता है कि जयंत झूठ कह रहा है, जिस पर जयंत कहने लगता है कि बचपन से ही तय हो चुका था कि मेरी और अंशिका की शादी होगी, लेकिन पता चला कि उसकी किसी और से शादी होने वाली थी, इसीलिए मैं उसे कॉल कर रहा था बार बार उसे समझाने के लिए, और मैं उसे तंग नहीं कर रहा था। जयंत अमन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। अमन कहता है पता लगाने के लिए कि अंशिका को किसने मारा। मुझे पता है तूने ही मारा होगा। जयंत को ये पता नहीं था कि अंशिका का पूरा परिवार मर चुका है और उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अमन उसे न्यूज़पेपर दिखाता है और आर्टिकल को देखकर वो दंग रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तो वहीं आन्या अपने पुलिस स्टेशन में महिपाल के लोगों को पकड़ कर लाती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग आदेश के पीछे क्यों पड़े हो। तुम लोगों ने उसे धमकी दी और उसके बाद उसके परिवार के 11 लोग मर चुके हैं, तुम लोगों ने किया क्या। जिस पर एक आदमी कहने लगता है कि आदेश ने महिपाल से 20 लाख रुपए लिए हैं और वो लौटा नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने लौटा दिया बाद में। और वो कहने लगता है कि 1 साल से हम लोग भी आदेश से नहीं मिले और हम लोग ऐसे भी पुजारा के वजह से छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि पुजारा के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। आन्या जब अपने घर पर जाती है तो वो देखती है कि जयराज जो उसके घर पे रहता है वो दारू पी के सो चुका था। उस रात उसे एक भयानक सपना आता है जिसमें हम 2 लड़कियों को देखते हैं और उसमें से एक आन्या होती है, और तभी कुछ होता है जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन ऑफिस में आन्या और राघव आईपीएस ऑफिसर को बता देते हैं कि परिवार के मर्डर के पीछे महिपाल के गैंग का हाथ नहीं है, और अगर इस गैंग का हाथ नहीं है तो कोई गैंग का हाथ नहीं हो सकता। और 200 लोगों से बात करने के बाद उन लोगों को ये पता चला कि रिवेंज का मामला भी नहीं हो सकता। ऑफिसर पूछते हैं तो फिर क्या हो सकता है, उन लोगों ने खुद को ही खत्म कर डाला। ऑफिसर दोनों से कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने मारा हो, और स्टूल को भी देखकर फॉरेंसिक वालों ने कहा कि स्टूल को जबरदस्ती गिराया गया है। आन्या कहती है कि हमें फिर से शुरू से शुरुआत करनी होगी। ऑफिसर नितिन का उसे कॉल आता है और उसे आन्या ने कहा था कॉल रिकॉर्डिंग की लिस्ट निकालने के लिए, और उसे पता चला कि भुवन ने आखिरी बार गोपाल अवस्थी को कॉल किया था रात के 11:30 बजे। वो लोकल एरिया का ठेकेदार है। अमन अपने घर आता है और उसके मम्मी पापा अमन के लिए काफी परेशान थे क्योंकि वो फिर से पीने लगा है। आन्या अपने टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां वो ठेकेदार गोपाल से बात करती है और बताता है कि घर में पाइप लगाने का काम करवाना था, इसलिए भुवन ने उसे कॉल किया था, क्योंकि भुवन को दुकान में पेंट का काम होने से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने पाइप लगाने को कहा था। आन्या सोच रही होती है कि आखिर उन्हें तो ब्रीदिंग इशू के बारे में नहीं पता था। वो जाकर उन पाइप को चेक करती है और देखती है कि दीवार पर बहुत सारे पाइप्स निकले हुए थे, जिनमें से कुछ सीधे हैं, कुछ मुड़े हुए हैं। आन्या पूछती है कि ऐसा क्यों है, जिस पर गोपाल कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। राघव गौर करता है कि इसमें 7 पाइप मुड़े हुए हैं और 4 सीधे हैं। आन्या कहती है कि विक्टिम भी 7 फीमेल और 4 मेल थे। कमिश्नर नेगी को मिनिस्टर का कॉल आता है, जो उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। अगर उनसे नहीं होता है तो ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। राघव घर के चारों तरफ देखता है और वो आन्या को बताता है कि घर में टोटल 11 दरवाजे हैं, बालकनी में 11 रेलिंग्स हैं, और कमरे में जितने भी टोटल खिड़की हैं वो भी 11 हैं, यानी कि यहाँ पर सब कुछ 11 है, दरवाजे, खिड़की, पाइप और डेड बॉडीज भी। इसके बाद हम अमन को देखते हैं और हम जाते हैं हादसे के 2 हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में, जहां अमन और अंशिका गए थे अपना नया फ्लैट देखने के लिए। रजावत घर के सामने अमन आता है और वो एक कपड़े के दुकान के सामने बैठा दुकानदार से बात करता है कि मीडिया वाले यहाँ से कब जाएंगे, और पूछता है कि आपका इंटरव्यू हो गया क्या। जिस पर वो दुकानदार कहने लगता है कि मुझसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने मुझसे सही सवाल पूछा ही नहीं, और वो कहने लगता है कि वो यहाँ 3 साल से काम कर रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी और को देखा ही नहीं रजावत घर के अंदर जाते हुए, 1-2 बच्चों को छोड़कर। पुलिस स्टेशन में आन्या और राघव एविडेंस चेक कर रहे थे और उन्हें ये दिखता है कि रजावत के घर का एड्रेस भी 11/11 था, यहाँ तक के प्लॉट नंबर भी 11 था। जवाहर यानी कि आदेश और भुवन के पिता के मरे हुए भी 11 साल हो चुके हैं, और ये साल है 2018 का, जिसे भी ऐड करके 11 ही आता है। आन्या को लगता है कि इस मर्डर में 11 का कोई ना कोई कनेक्शन है, हो सकता है जादू टोना या अंधविश्वास का भी एंगल हो। अब वो अमन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी और अंशिका की शादी कब होने वाली थी। अमन कहता है तारीख तो तय नहीं हुई थी, लेकिन नवंबर में होने वाली थी, यानी कि 11वां महीना। और उसे वो सवाल पूछती है कि तुम्हें लगता है कि उनके परिवार 11 नंबर में यकीन
यकीन करते थे या किसी जादू टोने या किसी बाबा के ऊपर वो विश्वास करते थे। अमन को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। अमन के सामने से किशोर गुजरता है और वो दुकानदार कहने लगता है कि यही तो लड़का है जो पार्थ का दोस्त है, वो रजावत के घर आते जाते रहता था। पुलिस स्टेशन में सभी सोच रहे होते हैं कि अगर इस केस को सॉल्व करना है तो 11 नंबर की गुत्थी को सॉल्व करना होगा। राघव बता रहा होता है कि 1997 में कैलिफोर्निया में 40 लोगों ने एक साथ अपनी जान ले ली थी जहरीले एप्पल खाकर, और उसी साल एक कॉमेट धरती के नजदीक आ रहा था, लेकिन उस ग्रुप के हेड ने कहा था कि शायद वो यूएफओ है और अगर वो लोग अपनी जान दे देते हैं तो वो यूएफओ में जाकर स्वर्ग में जा सकते हैं। और यहाँ भी बिल्कुल ये ऐसा ही केस लगता है जैसे कि रजावत परिवार को किसी ने बहलाया हो या फिर किसी ने कहा होगा बलिदान दे देने के लिए। राघव बताने लगता है कि 2015 में पंजाब के मोगा शहर में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। एक तांत्रिक ने एक पूरे परिवार को वश में कर लिया और परिवार के सभी लोगों को उसने मार डाला और तांत्रिक ने फिर अपनी जान ले ली। आन्या कहती है कि उन्हें फिर से सारे वीडियोस और फुटेजेस चेक करने होंगे। वो घर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जयराज को देखती है नशेड़ी लोगों के साथ नशा करते हुए, और इस बात को लेकर वो जयराज पर बहुत चिल्लाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां विदिशा और गुड्डी यानी के आन्या दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और गुड्डी यानी के आन्या विदिशा से कहती है कि हम दोनों को एक फिल्म देखने जाना चाहिए, जिस पर विदिशा कहती है कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। वो रोने लगती है और गुड्डी उसे कहती है कि मैंने 50 रुपए बचा के रखे हैं, लेकिन गुस्से में ईशा उसके 50 के नोट को फाड़ देती है और खा जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। गुड्डी उसे कह देती है कि दोबारा मुझसे मिलने मत आना। ईशा अपने घर जाकर अपनी जान ले लेती है और ये सपना देखकर आन्या डर के मारे नींद से जाग जाती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में आन्या और सारे ऑफिसर्स रजावत परिवार के वीडियो को देख रहे होते हैं और पार्टी में एक बाबा उन्हें नजर आते हैं, जिस पर सुबोध नाम का ऑफिसर कहता है कि ये तो चमत्कारी बाबा हैं। आन्या सुबोध से पूछती है क्या तुम इसे कभी मिले हो? वो कहता है हाँ, एक बार वो उसे मिला था उसके आश्रम में, उसके बाद वो उसके पास नहीं गया। आन्या पूछती है क्यों? तो वो कहने लगता है क्योंकि बाबा अपना रूप बदलते हैं, शाम को कुछ सुबह को कुछ, कभी कबूतर बन जाते हैं कभी गाय बन जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद आन्या, राघव और सारे पुलिस ऑफिसर निकल जाते हैं बाबा के पास जाने के लिए, और रास्ते में राघव को किसी का कॉल आता है और वो देखते हैं कि मीडिया में पता चल चुका है कि दिल्ली पुलिस को लीड मिली है कि इस मर्डर के पीछे चमत्कारी बाबा का हाथ है। आन्या सोचने लगती है कि आखिर मीडिया को ये कैसे पता चला। पुलिस वाले आश्रम के अंदर चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं, जिससे मीडिया वाले अंदर नहीं आ पाते और बाहर ही रिपोर्टिंग करने लगते हैं। अंदर में आन्या को पता चलता है कि बाबा तो अपना रूप बदल चुके हैं, वो अब किस रूप में है ये तो बाबा के सेवकों को भी नहीं पता। वो कुछ भी बताने से मना करते हैं, लेकिन जब आन्या कहती है बाबा के बजाय इन दोनों को अरेस्ट कर लो, तो वो दोनों सेवक पुलिस को बाबा के कमरे में लेकर जाते हैं और उस कमरे में एक बकरा होता है और वो दोनों सेवक कहते हैं कि यही तो हमारे बाबा जी हैं। आईपीएस ऑफिसर भी मीडिया में देख रहे होते हैं कि उन्हें पता चल चुका है पुलिस चमत्कारी बाबा के आश्रम पहुंच गई है रेड मारने के लिए। कमिश्नर ऑफिसर को कॉल करके बहुत डांट लगाते हैं कि आखिर पुलिस मीडिया को लेकर क्यों गई, पुलिस करना क्या चाहती है। आईपीएस ऑफिसर कहते हैं कि किसी ने ये इन्फॉर्मेशन मीडिया को लीक की है। कमिश्नर कहते हैं 48 घंटे के अंदर वो जेल के अंदर होना चाहिए जिसने भी ये खबर लीक की है। रात में आन्या सारे ऑफिसर्स को बता देती है कि आज रात कोई भी घर नहीं जाएगा क्योंकि बाबा का नंबर सर्वेलेंस पर है और अगर उन्हें कोई भी लोकेशन मिलता है कि बाबा कहाँ पर है तो उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो राघव से कहती है कि तुम यहाँ रहकर सिचुएशन संभालना, और आन्या सभी से कहती है कि अगर पता चला कि आप लोगों में से कोई था जिसने मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन लीक किया तो बोरिया बिस्तर बांध कर रखना यहाँ से जाने के लिए। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि बाबा जी का फोन 1 मिनट के लिए ऑन हुआ था, वो भी कानपुर में। तुरंत आन्या अपनी टीम के साथ कानपुर के लिए निकलती है और सारे होटल और लोगों से पूछताछ करने लगती है। एक होटल के मैनेजर से पता चलता है कि बाबा उसी के होटल में ठहरे हुए थे और सुबह 11:20 में वो निकल चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा में उन्हें बाबा दिख जाते हैं कि वो एक टैक्सी में बैठकर निकलते हैं और आन्या तुरंत उस टैक्सी वाले को बुलाती है। वो टैक्सी वाला बताता है कि वहाँ 2 लोग थे और मैंने उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया था और वहाँ उन्होंने फोन चार्ज करवाया। बस स्टैंड के सामने एक मोबाइल दुकान था जहाँ पर आन्या रुकती है और पता चलता है कि उन दोनों ने एक नया सिम कार्ड खरीदा था और आन्या उस दुकानदार से सिम कार्ड का नंबर मांग लेती है। पुलिस स्टेशन में आईटी डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर यशवंत से पता चलता है कि पूछताछ में अमन ने जो कहा था कि उसकी माँ का कॉल आया था वो सब कुछ झूठ था। फिर वहाँ पर बंटू नाम का एक लड़के को बुलाया जाता है जो नशेड़ी है और उसी से मर्डर वाली रात अमन ने ड्रग्स खरीदा था। यशवंत बाबा के नंबर को ट्रैक कर रहा था और वो तुरंत आन्या को कॉल करके बता देता है कि बाबा मध्य प्रदेश के छतरपुर में है जो कानपुर से 5 घंटे की दूरी में है। वो एक होटल में रुके हुए हैं। पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती है उस होटल में और उन्हें बाबा भी दिख जाते हैं जो भागने लगता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है। आन्या उनसे पूछती है कि
आप रजावत परिवार को कैसे जानते हैं। बाबा बताते हैं कि 5 साल पहले भुवन मेरे पास आया था क्योंकि वो काफी हताश था और वो शाम तक वहीं बैठा हुआ था मेरे पास। और आखिर में उसने बाबा को अपनी पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। दौलत के साथ भी उसका झगड़ा हो गया था और उसी रात उसे फिर से एक सपना आया था जिसमें जवाहर अपने बेटे भुवन से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके कुछ ही दिन बाद दौलत की दुकान में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो गया था। भुवन को ऐसा लग रहा था कि उसके पिता ने ही ये सब किया है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक दिन वो अपने पापा के लिए आरती कर रहा था जिस पर उसकी माँ कहने लगती है कि तू अपने पापा के लिए पूजा करता है, अच्छी बात है, लेकिन हर दिन ये करना ये तो पागलपन है। और वो उसे कहती है कि तू ऐसा मत सोच के दौलत की दुकान को तेरे पापा ने आग लगाई है, वो शॉर्ट सर्किट के वजह से हुआ। और वो कह देती है कि अब से ये सब घर में नहीं चलेगा। लेकिन तभी भुवन के अंदर जवाहर की आत्मा आ जाती है और भुवन जिसकी आवाज चली गई थी वो जवाहर की आवाज में बोलने लगता है और विजय से कहता है कि भुवन से कुछ मत कहना। और वो अपने पिता की आवाज में बात करने के बाद भुवन बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। एपिसोड 4 में डॉक्टर भुवन का चेकअप करने के लिए आते हैं और जैसे ही अंशिका डॉक्टर को बताने वाली थी कि उसके अंकल नानू की आवाज में बात कर रहे थे, पूनम उसे रोकती है और कहने नहीं देती। और देखते हैं कि अब तो भुवन की आवाज भी लौट आई है। बाबा बताने लगते हैं कि जवाहर के कहने के वजह से ही पूरा परिवार कृष्णनगर शिफ्ट हो गया था और ये घर तो उनके बस से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी जवाहर के कहने पर पूरा परिवार इस घर में रहने लगे और इस नए घर में आने से ही चीजें और बिगड़ने लगी। भुवन परेशान लग रहा था क्योंकि अंशिका अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, जिस पर उसकी बहन यानी कि अंशिका की माँ कहती है कि उसका कहीं नौकरी नहीं लग रहा, वो काफी परेशान है। फिर 2016 में जब नोटबंदी हुआ, इससे ब्लैक में डील करने वाले लोगों को परेशानी बढ़ने लगी और उसी रात में भुवन अपने छत से देखता है कि उसके बड़े भाई आदेश को महिपाल के गुंडे आकर धमकाते हैं। आदेश अपने छोटे भाई को बताता है कि वो महिपाल के गुंडे थे, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना था इसलिए मैंने उनसे कुछ पैसे लिए थे, 20 लाख रुपए। रात में सोते वक्त भुवन अपने परिवार में चल रहे परेशानियों के बारे में सोच रहा था। फिर वो अपने सपने में जाकर अपने पापा को पुकारने लगता है, लेकिन उसके पापा उससे मिलने नहीं आते। इस बारे में अगली सुबह वो अपनी पत्नी पूनम से बात करता है, क्या अगर वो कभी आएंगे ही नहीं। इसलिए एक दिन वो जाता है बाबा से मिलने के लिए और वो बाबा से अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। फिर एक दिन जब वो अपने भाई के साथ नदी के किनारे जाता है तो वो पानी में डुबकी लगाता है, लेकिन वो पानी में डूबने लगता है और तभी वो अपने सपने में अपने पापा को देखता है। आदेश की पत्नी टेंशन में लग रही थी क्योंकि उसके बेटे एम्बर का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हो रहा था। फिर वहाँ भुवन आता है और अपनी भाभी से कहता है कि उसे जल्द ही अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। उस दिन अंशिका भी जाती है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए। कुछ दिन के बाद खबर आती है कि एम्बर को यानी कि आदेश के बेटे को स्कूल में एडमिशन मिल गया है, यहाँ तक कि अंशिका को भी जॉब मिल गया। जब भुवन को पता चलता है कि उनके घर के आसपास एक भी बड़ा पेंट का दुकान नहीं है तो भुवन अपना पेंट का दुकान खोल लेता है, वो भी इलाके का सबसे बड़ा दुकान। और कुछ दिन में वो एक नई गाड़ी भी खरीद लेते हैं। सब कुछ परिवार के लिए बहुत अच्छा चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे। फिर अंशिका की शादी के लिए बाबा जी को बुलाया गया। आन्या बाबा से पूछती है, क्या आपने परिवार को ये कदम उठाने के लिए उकसाया? बाबा कहता है नहीं, और वो झूठ नहीं कह रहा। उस रात जब आन्या सो रही थी तो वो अपने सपने में फिर अपनी दोस्त विदिशा को देखती है जो डूब रही थी पानी में, और वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन आन्या के गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था और वो नींद से जाग जाती है। आन्या अपनी माँ को कॉल करती है और वो अपनी माँ को बताती है कि वो मध्य प्रदेश में है एक केस के सिलसिले में, और उसकी माँ समझ आती है कि आन्या परेशान है और पूछती है, क्या तुमने फिर से सपना देखा? लेकिन आन्या झूठ कहती है कि उसे बस नींद नहीं आ रही थी। सुबह में ब्रेकफास्ट करने के समय आन्या सुबोध से पूछती है कि तुम बाबा के पास क्यों जाते थे? तो वो कहता है वाइफ के वजह से। आन्या उसे पूछती है तुम्हारी शादी के कितने साल हो गए? सुबोध कहता है 6 साल। इसके बाद आन्या और पुलिस फोर्स वापस दिल्ली आ जाती है और आन्या घर आकर फ्रेश अप होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड जयराज को जो एक लड़की के साथ था। ये देखकर आन्या गुस्सा हो जाती है, लेकिन जयराज कहता है कि हमारे बीच तो ऐसे भी कुछ नहीं है, तो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और इसीलिए जयराज आन्या का घर छोड़कर चला जाता है। सुबह में अमन जाकर किशोर से मिलता है तो वहीं पुलिस को बाइक का पता चल जाता है जो रजावत परिवार के बाहर उन्हें मिला था सीसीटीवी फुटेज में। दूसरी तरफ अमन और किशोर आइसक्रीम खा रहे थे और किशोर अपना आइसक्रीम कुत्ते को खिला देता है और वो रजावत परिवार के डॉग के बारे में बात करता है जिसे भुवन ने रास्ते से उठाया था।
किशोर बताता है कि भुवन अंकल को कभी कभी उनके पापा की आत्मा वश में कर लेती थी और किशोर ने एक बार देखा भी था। किशोर छुपकर वो देखता है कि भुवन कुछ बोल रहा था और उसकी बातों को सारे परिवार एक रजिस्टर में नोट कर रहे थे। आईपीएस ऑफिसर आन्या को बता रहे होते हैं कि वो बहुत समय से इस केस पर काम कर रही है और इस केस में एक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगा देना चाहिए, जिस पर आन्या को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि शायद मुझे ही इस केस से परमानेंट ब्रेक ले लेना चाहिए। इस बीच हम देखते हैं कि अमन चुपके से राजावत परिवार के घर में घुस जाता है जब बाहर पहरा दे रहे ऑफिसर का ध्यान नहीं होता और फिर वो कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहां पर राघव जाकर उसे पकड़ लेता है। इस बात से आन्या थोड़ी सी दुखी है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। आन्या को जितने भी क्लूज मिले हैं उसके बारे में वो सोच रही थी और वो तुरंत नितिन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि राजावत परिवार पहले कहाँ रहा करता था। नितिन कहता है भोजीपुरा में। आन्या उसे कहती है मुझे तुरंत एड्रेस भेजो और वो वहाँ के लिए निकलती है। राघव अमन को इंट्रोगेट करता है और उसे वो उसकी बाइक की तस्वीर दिखाता है और उसे पूछता है कि आखिर वो राजावत के घर क्यों गया था मर्डर के रात। अमन कहने लगता है कि उसका और अंशिका का झगड़ा हो गया था, लेकिन एंगेजमेंट के बाद सब कुछ ठीक हो गया और वो अंशिका से मिलना चाहता था, उसे होटल ले जाना चाहता था क्योंकि वो एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं रहे थे, लेकिन अंशिका आ ही नहीं रही थी। रात के 7 से 8 बज गए, इसीलिए वो बाइक लेकर पहुंचा अंशिका के घर और दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था, लाइट भी नहीं जल रही थी और उसने अंदर जाकर देखा कि परिवार के सारे मेंबर मर चुके हैं फांसी लगाकर। उसकी अंशिका भी मर चुकी थी। ये कहते हुए वो रोने लगता है। फिर वो आगे बताता है कि भुवन पूजा के समय कुछ कहता था और परिवार वाले रजिस्टर में कुछ लिखने लगते थे। तभी आन्या वहां आ जाती है और वो नितिन से कहती है कि हमें 2 रजिस्टर्स मिले हैं, वो लेकर आप आइए। उस रजिस्टर में लिखा हुआ था कि 4 बजे उठ जाओ और आंगन में पेड़ के नीचे प्रार्थना करो। आन्या ये पढ़ के कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जवाहर ये नहीं लिख सकता, हो सकता है ये भुवन ने खुद लिखा हो क्योंकि जवाहर तो अपने नए घर में कभी आया ही नहीं, तो उसे कैसे पता कि आंगन में एक पेड़ है क्योंकि उनके पुराने घर में पेड़ नहीं था। आन्या ने ये चेक किया है, रजिस्टर में जो कुछ भी लिखा गया है वो भुवन ने ही लिखा है, जवाहर ने नहीं, और ऐसे रजिस्टर्स और भी होने चाहिए। इसीलिए उसी रात आन्या और राघव और पुलिस की टीम रजावत घर पहुंच जाती है और उन्हें छत के ऊपर जहां कुत्ते को पिंजरे में बंद करके रखा जाता था वहां उन्हें कुछ और रजिस्टर्स मिल जाते हैं। एपिसोड 5 में आन्या सीनियर को कॉल करके बता देती है कि उन्हें रजावत के घर से 9 और रजिस्टर मिले हैं। आईपीएस ऑफिसर आन्या से कहते हैं वेल डन और उसे पूछते हैं कि मुझे लगा तुम मुझे मेल भेजोगी, जिस पर मुस्कुराते हुए आन्या कहती है शायद अगले केस में मैं आपको भेज दूंगी। फिर सभी रजिस्टर पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हम जाते हैं मार्च 2017 के फ्लैशबैक में, जब भुवन अपनी पत्नी को बता रहा होता है कि जब वो झील में तैर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने नीचे से जकड़ लिया हो और वो डूबते ही जा रहा था, लेकिन तभी अचानक सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पापा ने उसे बचा लिया हो। ये सुनकर पूनम उसे कहने लगती है कि क्या सच में पापा वापस आ गए हैं। फिर हम एक दिन देखते हैं कि अंशिका मुंह लटकाए हुए अपने घर आती है और उसकी माँ उसे पूछती है कि लड़के से मिलने गई थी, लड़का कैसा लगा। अंशिका कहती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं, पहले ही दिन वो सब कुछ प्लान कर रहा था। उसकी माँ उसे समझाती है कि तू 33 साल की हो गई है और तू मांगलिक भी है, तेरे से कोई शादी नहीं करना चाहता और जो करना चाहता है तो उससे मना कर देती है। लेकिन भुवन वहां आकर कहने लगता है कि अगर अंशिका शादी नहीं करना चाहती है तो ना ही सही, अगर वो शादी में खुश नहीं रहेगी तो शादी करवाने का फायदा क्या। छत पे अंशिका आदेश के दोनों बेटियों से बात कर रही होती है, तभी वहां पर भुवन आ जाता है और अंशिका से कहता है कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी जो बोलते हैं बोलने दे, पापा से मेरी बात हुई है और वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा और तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। ये सुनकर अंशिका खुश हो जाती है कि चलो परिवार में कोई तो है जो उसके साइड है। आन्या रजिस्टर पढ़ते रहती है और हम जाते हैं अप्रैल के 2017 फ्लैशबैक में, जिसमें एक दिन देखते हैं कि भुवन का बेटा पार्थ काफी नर्वस था क्योंकि उसके टीचर ने उसे कहा है अगले दिन स्कूल में प्रेयर रिसाइट करने के लिए और वो डर रहा था कहीं वो स्टेज में सारे स्टूडेंट के सामने प्रेयर रिसाइट करते वक्त अटक न जाए। भुवन जवाहर की आवाज में अपने बेटे से कहता है चुनौती अगर आती है तो उसका सामना करना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी, और वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। आन्या आगे पढ़ रही होती है और उस रजिस्टर में लिखा हुआ था कि पिछले 7 साल में जो भी विश्वास तुम लोगों के अंदर जगा है उसे किसी भी कारण के वजह से कमजोर मत पड़ने देना, अपने एकाग्रता पर ध्यान देना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। अगले दिन आईपीएस ऑफिसर और आन्या मिलकर मीडिया के सामने ये खुलासा कर देते हैं कि उन्हें 9 रजिस्टर मिले हैं, लेकिन रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि आखिर उन 9 रजिस्टर में ऐसा क्या है जिससे केस में मदद मिलेगी। ऑफिसर कहते हैं कि इन रजिस्टर में परिवार की अंदरूनी बातें डिटेल में लिखे गए हैं और ये सब होता देखकर निर्मल और शंभू सारे
सारे इनसाइड डिटेल मीडिया को लीक करवाने के बारे में सोचते हैं ताकि उन्हें ज्यादा कमाई हो, और इसके लिए वो सुबोध की मदद लेते हैं और उसे बताने लगते हैं कि 9 रजिस्टर में से एक रजिस्टर लाकर उन्हें दे देने के लिए। सुबोध नहीं मानता, लेकिन जब निर्मल कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन कैरेक्टर कंडक्ट रिपोर्ट तो हम ही बनाएंगे, तो मुझसे दुश्मनी तुम्हें भारी पड़ेगी। इसलिए सुबोध अंदर जाकर रजिस्टर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर अपने ऑफिस में आन्या आकर एक रजिस्टर निकालकर बाहर चली जाती है जहाँ सुबोध रजिस्टर ढूंढ रहा था, और सुबोध बहाना मारकर आन्या से कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं रजिस्टर पढ़ने में। बहुत सारी रजिस्टर्स हैं। जिस पर आन्या उसे पूछती है कि तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है क्या, जिसके बाद सुबोध वहां से चला जाता है। आन्या पढ़ना स्टार्ट करती और हम जाते हैं जून 2017 में, जब आदेश और भुवन ने मिलकर अपना डेयरी का बिजनेस स्टार्ट किया था। आदेश की बीवी करुणा सबके लिए जलेबी लेकर आती है मुंह मीठा करने, लेकिन आदेश अपनी बीवी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें तो पता है कि इस घर में मीठा लाना मना है, माँ को डायबिटीज है। रात में सोते वक्त भुवन इस बारे में सोच रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद जब सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पूनम अपनी सास के साथ क्लिनिक गई हुई थी विजय का डायबिटीज टेस्ट करवाने के लिए, और जब वो दोनों घर लौटते हैं तो पूनम सभी को खुशखबरी देती है कि उनकी माँ का डायबिटीज का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, जिस पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपनी माँ को जलेबी खाने के लिए देते हैं। और ये देखकर विजय कहने लगती है कि आखिरी बार जलेबी वो 18 साल पहले खाई थी अपने पति जवाहर के साथ, और वो खुशी से जलेबी का एक बाइट लेती है। आईपीएस ऑफिसर और आन्या जाते हैं कमिश्नर से मिलने के लिए, जो उन्हें डॉक्टर देसाई से मिलाते हैं, जो बहुत ही जाने माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस बीच जब आन्या अपने ऑफिस में नहीं होती है तो सुबोध ऑफिस में आकर रजिस्टर चुरा लेता है। केस में हुए डेवलपमेंट के बारे में सारे ऑफिसर्स बात कर रहे थे। फिर हम जाते हैं जून 2017 के फ्लैशबैक में, जब भुवन अपने पापा की आरती कर रहा था। सारे परिवार वाले बैठे हुए थे और मंत्र जाप कर रहे थे। इस दौरान भुवन के अंदर जवाहर की आत्मा आ जाती है और वो जो कुछ भी कह रहा था अंशिका रजिस्टर में लिख रही थी। और भाषण के दौरान भुवन कह रहा होता है कि उनके परिवार को एक वरदान मिला है और ऐसा वरदान सभी परिवार को नहीं मिलता और 11 के 11 लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। आन्या सभी को बताती है कि जो कुछ भी घर पे हो रहा था लोग भुवन पर यकीन कर रहे थे, लेकिन करुणा को यकीन नहीं हो रहा था। और करुणा अपने पति आदेश से पूछती है कि ये सब जो घर पे चल रहा है ये कब तक चलेगा, जिस पर आदेश अपनी पत्नी को समझाता है कि थोड़ा बहुत सुन लेने में क्या जाता है, ये सबसे घर की तरक्की तो हो रही है। करुणा कहती है तरक्की हो रही है अच्छी बात है, लेकिन आप ये सब के बीच ये मत भूल जाइएगा कि घर के बड़े बेटे आप हैं। डॉक्टर देसाई कहने लगते हैं कि इस केस को समझने के लिए उन्हें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की जरूरत होगी, मतलब कि किसी इंसान के मेंटल स्टेट को स्टडी करना, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके, फैमिली फ्रेंड से बात करके और मरने से पहले उनकी क्या मनोदशा थी ये समझकर। कमिश्नर पूछते हैं कि रजिस्टर पढ़ने में कितना समय लगेगा। आन्या कहती है थोड़ा समय तो लग रहा है, क्योंकि रजिस्टर लीनियर तरीके से नहीं लिखे हुए हैं और हमें सभी रजिस्टर को कनेक्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि डेट भी नहीं लिखे हुए हैं, कुछ तो संस्कृत में लिखे हुए हैं। आन्या पुलिस स्टेशन पहुंचती है रात में और वो अपने ऑफिस के ड्रॉयर में वो रजिस्टर नहीं देखती, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सुबोध आकर चुराया हुआ रजिस्टर लौटा देता है और आन्या को सब कुछ बता देता है कि उसी ने चोरी किया और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और कहता है कि चमत्कारी बाबा को लेकर जो न्यूज लीक हुआ था उसमें शंभू और निर्मल कहाँ थे। अगले दिन आन्या निर्मल और शंभू को अपने ऑफिस बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों के साथ जो होने वाला है वो तो डीसीपी तय करेंगे। फिर वो अकेले में निर्मल से बात करती है और वो उसका कॉल रिकॉर्ड उसे दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे नंबर से डेली न्यूज वालों को कॉल गया था हमारे आश्रम जाने के ठीक 1 घंटे पहले, यानी कि आन्या को पता था न्यूज लीक के पीछे कौन था। रात हो जाती है और आन्या रजिस्टर को पढ़ रही थी और हम जाते हैं फिर से एक फ्लैशबैक में, जब भुवन से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया था मलाज, और दोनों अपने पुराने अड्डे पर चले जाते हैं जहाँ थोड़ी देर दोनों बातचीत करते हैं। लेकिन भुवन बियर पीने से मना करता है, लेकिन उसका दोस्त मलाज बताता है कि वो यहाँ कोई ऑफिस के काम से आया है, फिलहाल वो अमेरिका में रहता है और वो कुछ दिन में वापस घर जाएगा, प्रॉपर्टी का लफड़ा चल रहा है वहाँ। अब भुवन भी अपने दोस्त को बताने लगता है कि कैसे उसके फैमिली में भी कितनी परेशानियां चल रही थी, लेकिन चुटकियों में सब कुछ सॉल्व हो गया। और वो कहने लगता है कि वो अपने पापा को अपने अंदर महसूस कर सकता है और वहीं उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। और उनके जाने के बाद भुवन थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता है। मलाज उसे कहता है कि तू एक बार खुद को एक साइकियाट्रिस्ट से दिखा। रात में आदेश का बेटा एम्बर बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था, क्योंकि उसका कल फिजिक्स का एग्जाम है और उसे लग रहा है कि वो फेल होने वाला है। तो वहीं अगले दिन भुवन एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि ट्रॉमा के वजह से कुछ अजीब थॉट्स मन में आने लगते हैं, अनरियल एक्सपीरियंसेस भी रियल लगने लगते
लगते हैं, लेकिन वो उसे खुशखबरी देते हैं कि इसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर उसे कुछ दवाई देते हैं और कहते हैं नींद अच्छी से लेने के लिए। अगले कुछ दिनों के बाद पूनम जान जाती है कि भुवन किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है और वो उसे पूछती है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो। भुवन कहता है ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए। पूनम उसे कहती है कि ऐसे डॉक्टर के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं। भुवन कहता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त का मन रखने के लिए गया था। उस रात जब भुवन सो जाता है तो वो अपने सपने में अपने पापा से मिलता है और जवाहर को भी पता है कि भुवन थेरेपी लेने के लिए डॉक्टर से मिलता है और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन भुवन कहता है कि मैंने दवाई बिल्कुल भी नहीं खाया और आप मुझ पर गुस्सा मत करिए। उसके पापा कहने लगते हैं कि मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ एक बड़े उद्देश्य के वजह से। अब परिवार को कुछ बड़ा करना होगा जो हमें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अगले दिन आन्या और राघव रजिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और संस्कृत में कुछ श्लोक लिखा हुआ था, जिस पर राघव कहता है कि मैंने इस श्लोक को कहीं पढ़ा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि इसका मतलब है क्या। आन्या कहती है कि मुझे एक इंसान पता है जो इसका मतलब बता सकता है। फिर हम जयराज को देखते हैं जो फिल्म स्टूडेंट को फिल्म के बारे में पढ़ा रहा था और वहाँ आन्या और राघव पहुंच जाते हैं जयराज से मिलने के लिए। पहले तो जयराज और आन्या के बीच सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होता है क्योंकि दोनों झगड़ा करके अलग हुए थे। आन्या उसे मदद मांगती है और उसे संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक दिखाती है। आन्या कहने लगती है कि तुमने एक बार डॉक्यूमेंट्री बनाया था संस्कृत के ऊपर और तुम मदद कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है। जिस पर वो कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। फॉरेंसिक की तरफ से राघव को कॉल आता है और वो तुरंत जाकर आन्या को बताता है कि वैसे तो रिपोर्ट कल आएगा लेकिन उन्हें ये पता चला है कि परिवार के सभी मेंबर के मरने का समय लगभग एक ही है, यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत का भी, जो काफी चौंकाने वाला है। स्टूल्स को भी एक ही साथ गिराया गया है और आन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी और को तो वहां होना चाहिए था ऐसा करने के लिए। आन्या घर जाकर रजिस्टर पढ़ती और हम जाते हैं सितंबर 2017 में, जब भुवन योगा कर रहा था और आदेश अपने बिजनेस के फाइनेंस रिपोर्ट अपने छोटे भाई को दिखाता है, जिस पर भुवन थोड़ा सा घबरा जाता है कि अगर ऐसे ही बिजनेस चलते रहा तो वो लोग कंगाल हो जाएंगे और वो लोग और उधार नहीं दे सकते, लोगों को अपना पैसा चुकाना होगा। जिस पर आदेश कहता है कि उससे भी ये बात नहीं बनने वाला, हमें कुछ और बिजनेस के बारे में सोचना होगा। इसके बाद भुवन अपनी पत्नी के साथ खीर खाते हुए बता रहा था कि उसके भैया आदेश ने सोचा है कि डायरी के बिजनेस के साथ वो मिठाई भी बेचना शुरू करेंगे। पूनम पूछती है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। भुवन कहता है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद भुवन तीतरी पहुंचता है जहां उसका परिवार बहुत पहले रहा करता था। वो अपने पुराने घर में जाकर एक पुरानी अलमारी खोलता है और वहां उसे अपने पुराने घर के कागजात मिलते हैं, लेकिन एक बंधा हुआ कागज भी था, जिसे देखने के बाद भुवन वापस दिल्ली आता है। अपने परिवार वालों को वो बताता है कि जैसा उसके पापा ने कहा था घर में वैसा ही हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन कुछ चीजें हैं जो सही नहीं चल रहा, जैसे कि एम्बर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ऐसे ही अगर सब कुछ अच्छा चलते रहे इसके लिए उन्हें एक रिचुअल करना होगा, एक प्राचीन क्रिया जिससे उनके लिए जो चीज असंभव है वो संभव हो जाएगा। उस रिचुअल का नाम है अक्षय साधना। उस कागज के अंदर देखते हैं जिसमें साधना पूरा करने का तरीका लिखा हुआ था और आन्या को रजिस्टर पढ़ने के बाद अब साफ साफ समझ आने लगता है कि परिवार के साथ क्या हुआ होगा। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं एंड होती है। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।